तो कल तक के लेक्चर में हम लोगों ने मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है और विभिन्न केसेस में, चाहे वो मूविंग चार्ज हो, चाहे वो करंट कैरिंग कंडक्टर हो, इन पे अलग अलग केसेस में कितना मैग्नेटिक फोर्स लगता है ये पढ़ लिया। हमने ये पढ़ लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगता है Q इंटू ई के बराबर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगता है Q इंटू वी क्रॉस वी के बराबर। और अगर हमारे पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर हो तो करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर में मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में जो फोर्स लगता है वो IL क्रॉस वी के बराबर लगता है। हमने आपको ये भी बता दिया था कि अगर हमारे पास साइमल्टेनियस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हो तो साइमल्टेनियस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में चार्ज पार्टिकल के ऊपर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, क्या हम कह सकते हैं कि लॉरेंज फोर्स लगता है, जो कि इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का वेक्टर सम या वेक्टर रिजल्टेंट होता है। आज के क्लास में इन तमाम टॉपिक्स पर, ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट से लेकर के मैग्नेटिक फोर्स तक के तमाम टॉपिक्स पर हम लोग कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे पिछले क्लास तक के पढ़े हुए कॉन्सेप्ट्स को और रॉबस्ट करने का काम करेंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, ठीक है, जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है वो ये है, बहुत बेसिक सा एक क्वेश्चन है, ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट से लिया जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन क्या है ना, ये मुझे बताइए। खड़ी हो जाइए शुभांगी, बताइए ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट का क्या क्या कंक्लूजन था। ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन बताइए। ये सवाल ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट का सवाल है, तो ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन बताइए क्या क्या है ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन। बिल्कुल सही है, जहां करंट प्रेजेंट रहेगा, अगर कहीं पे करंट फ्लो करेगा किसी वायर में तो उसके सराउंडिंग में क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। दूसरा बताइए, चलिए मैं बता देता हूं दूसरा, तीसरा और चौथा। हमने पढ़ा था ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट के अंदर में कि अगर हमारे पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर होगा, जरा गौर से देखिएगा, अगर हमारे पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर होगा, ये मान लीजिए कि हमारे पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर के बगल में अगर कोई कंपास रखा हुआ है, ये कंपास नीडल है, कंपास रखा हुआ है, तो जैसे ही इसमें करंट फ्लो करेगा तो अगल बगल में मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, जिसके कारण कंपास के नीडल में डिफ्लेक्शन होता था। ये सवाल हमसे पूछा है कि व्हेन ए मैग्नेटिक नीडल इज प्लेस्ड नियर करंट कैरिंग कंडक्टर देन डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक नीडल, मैग्नेटिक फील्ड नीडल का डिफ्लेक्शन पे क्या असर होगा जब इसको करंट कैरिंग कंडक्टर के बगल में रखते हैं। इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द करंट इन द कंडक्टर, ये मैंने आपको क्लास में बताया हुआ है। पहला ऑप्शन ही मुझे सही लग रहा है कि अगर करंट को तुम बढ़ाओगे, अगर इस वायर से फ्लो करने वाला करंट बढ़ेगा तो इसके कारण बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, और मैग्नेटिक फील्ड अगर और स्ट्रॉन्गर होगा तो डिफ्लेक्शन और ज्यादा होगा, है ना। तो पहला ऑप्शन तो सही है, मतलब इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द करंट इन द कंडक्टर, ठीक है। अब आगे के भी कुछ ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। दूसरा ऑप्शन में बोला है इंक्रीज ऑन ब्रिंगिंग द नीडल क्लोजर टू द करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर सपोज करो, लेट्स एज्यूम कि ये जो हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर है, मान लेते हैं ये जो हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, ये जो हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसके और कंपास नीडल के बीच का दूरी d है। तो मैंने आपको ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन के टाइम पर यह बताया था कि अगर डिस्टेंस बढ़ाओगे, मतलब अगर कंपास नीडल को दूर करोगे, तो जैसे जैसे करंट कैरिंग कंडक्टर से दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, घटेगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड घटेगा तो डिफ्लेक्शन का एक्सटेंट भी क्या होगा, घट जाएगा। मतलब अगर सपोज करो इनके बीच के डी को बढ़ाते हो, डिस्टेंस को बढ़ाते हो, किसके बीच के, करंट कैरिंग कंडक्टर और मैग्नेटिक कंपास के बीच के, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, ऐसे केस में डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन बढ़ जाएगा। एक मिनट, उल्टा हम लोग करना है, डिस्टेंस में घटाने के लिए बोला है, नीडल क्लोजर टू द करंट। तो अगर डिस्टेंस घटाओगे, डिस्टेंस क्या करोगे, कम करोगे, मतलब क्लोजर लाओगे, मेरी बात समझ रहे हो, क्लोजर लाओगे, तो उस केस में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा और डिफ्लेक्शन क्या होगा, डिफ्लेक्शन बढ़ जाएगा। डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहां तक में कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अविनाश कुमार खड़े हो जाओ। अगर हम करंट के पोलैरिटी को उल्टा कर दें, मतलब करंट जैसे फ्लो कर रहा था इसको उल्टा फ्लो करवा दें, तो डिफ्लेक्शन पर क्या असर पड़ेगा, डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। बिल्कुल सही बोला इसने, मतलब जैसे हम लोग करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन क्या हो जाता है, रिवर्स। मेरी बात समझ रहे हो। तो ये सवाल ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट का था। बैठ जाओ अविनाश, वेरी गुड। जब किसी कंडक्टर से करंट फ्लो करवाते हैं तो करंट फ्लो होने के बाद उस कंडक्टर के अगल बगल में मैग्नेटिक फील्ड बनता है, जो कि जिसका मैग्नीट्यूड करंट के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है और डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। जहां तक रही बात की कंडक्टर से दूर जाने पर क्या होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड घट जाएगा। आई होप कि यहां तक में कोई डाउट नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार नोट कर लीजिए, फिर आगे चलेंगे।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है हमारे को, वो क्या बोल रहा है? एन इलेक्ट्रॉन इज कीप्ड इन ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है या नहीं? चार्ज पार्टिकल है। एक इलेक्ट्रॉन को केप्ट किया गया, रखा गया। केप्ट करने का मतलब रखना, रखा गया मैग्नेटिक फील्ड में। मान लेते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हमारा इस तरीके से है, इसमें हमने इलेक्ट्रॉन को बस रख दिया है। क्या कर दिया है? रख दिया है। इलेक्ट्रॉन को ला करके हमने रख दिया है। हमने इलेक्ट्रॉन को फेंका नहीं है, हमने इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट नहीं किया है, इलेक्ट्रॉन को ला के रख दिया है। तो ऑप्शंस देखिए, इलेक्ट्रॉन मूव्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन मूव्स इन डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन मूव्स इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन्स रिमेन स्टेशनरी। जब तुम इलेक्ट्रॉन को ला करके रख देते हो तो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी क्या है? इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी 0 है। अब कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी चार्ज पार्टिकल को, अगर हम लोग अभी चार्ज पार्टिकल की ही बात कर लेते हैं, किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसका ट्रैजेक्टरी यानी उसका मोशन कैसा होगा, ये डिपेंड करेगा कि उस पर फोर्स कितना लगेगा। हम लोग यहां पर फोर्स की बात कर लेते हैं। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है QVB sin थीटा। तो यहां तो वेलोसिटी ही 0 हो रहा है, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा? 0। मतलब हमारे इलेक्ट्रॉन साहब पर कोई फोर्स लगेगा ही नहीं, और फोर्स लगेगा ही नहीं तो जैसे रखोगे वैसे ही रह जाएगा। तो ये कैसे रह जाएगा? इलेक्ट्रॉन रिमेन स्टेशनरी एट सेम पोजीशन। यहां से एक कॉन्सेप्ट जूस निकल के आ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड रुके हुए चार्ज को कोई भाव नहीं देता। मेरी बात समझ रहे हो? मैग्नेटिक फील्ड रुके हुए चार्ज को कोई भाव नहीं देता। मतलब मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी चार्ज पर कोई फोर्स नहीं लगाता। अगर तुम भी जिंदगी में रुके हुए रहोगे, मतलब कुछ नहीं कर रहे होगे, तो जिंदगी तुमको भाव नहीं देगी। जिंदगी तो तुमको भाव नहीं देगी, वो भी तुमको भाव नहीं देगी, है ना। सबको लिपस्टिक चाहिए होता है ना। पता नहीं और क्या क्या चीज़ें होती है मेकअप में, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन सब चीज़ें चाहिए होती है। इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब किसी को डोमिनोज से पिज्ज़ा मंगवाना है ना, क्या क्या कौन कौन सा पिज्ज़ा आता है ना। और किसी को बहुत कुछ मंगवाना है। सबके लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। अच्छा, लड़की लोगों में एक चीज़ है, अगर वो खुद जॉब कर रही है फिर भी वो पैसा कोशिश करती है कि सामने वाला का खर्च हो, तो है ना। तो जीवन चलने का नाम चलते रहो सुबह शाम। अगर तुम रुक गया मतलब बेरोजगार रह गया, नल्ला रह गया, तो जैसे मैग्नेटिक फील्ड रुके हुए चार्ज को कोई भाव नहीं देता, तुमको चलना पड़ेगा, है ना। और एक वेलोसिटी के साथ चलना पड़ेगा, जो वेलोसिटी उस मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल नहीं हो, है ना। तो वैसे ही जिंदगी में अगर तुमको भाव चाहिए तो तुमको चलना पड़ेगा, चलते रहना पड़ेगा, है ना। नदियाँ चले चले रे धारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, ये गाना है ना। तो जिंदगी में भी अगर तुमको भाव चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? चलना पड़ेगा। और मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को फोर्स चाहिए तो उसको क्या करना पड़ेगा? चलना पड़ेगा। क्लियर है? तो सेकंड क्वेश्चन का लॉजिक क्लियर है? फटाफट से लिख लो। चूंकि ये रेस्ट में इस पर फोर्स नहीं रहेगा तो ये स्टेशनरी ही रह जाएगा। फटाफट से लिख लो। तो हो गया होगा। अब अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन इज प्रोड्यूस्ड बाय ओनली स्टैटिक चार्ज, ओनली मूविंग चार्ज, बोथ स्टैटिक एंड मूविंग चार्ज। इसमें तो कुछ बताना ही नहीं है। रुका हुआ चार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता है। मेरी बात समझ रहे हो? तुम जिंदगी में तुम तभी चीजों को अट्रैक्ट कर पाओगे जब चलना शुरू करोगे। ऐसे ही कोई चार्ज पार्टिकल तभी मैग्नेटिक फील्ड बना के दूसरे मैग्नेटिक चीजों को अट्रैक्ट कर पाएगा जब वो क्या करना शुरू करेगा? चलना शुरू करेगा। स्टैटिक चार्ज का कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ओनली स्टैटिक चार्ज, ओनली मूविंग चार्ज, ओनली मूविंग चार्ज। ठीक है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। इसमें बोला है द लॉरेंज फोर्स on a charged particle of charge q moving with velocity v in presence of both the electric and magnetic field is given by। हम लोग जानते हैं कि लॉरेंज फोर्स कब लगता है? एक ऐसे रीजन में जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और मैग्नेटिक फील्ड भी हो, दोनों साइमल्टेनियसली हो, एक साथ हो, है ना। तो यहां पर हमने आपको कल पढ़ाया था कि अगर हम लोग लॉरेंज फोर्स की बात करें तो इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है लॉरेंज फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स, है ना। तो सर आपने पढ़ाया था Q इंटू ई प्लस Q इंटू वी क्रॉस बी। तो सर हमने क्या किया था? Q कॉमन ले लिया था सर, तो ये हो गया था E प्लस वी क्रॉस बी। लेकिन सर यहां पर तो सर कुछ अलग ही दिख रहा है। क्या दिख रहा है सर? तो यहां पर ई आर और बी आर, ई आर और बी आर। ये ई आर कुछ नहीं, ये बस इतना बोल रहा है कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है ये पोजीशन यानी डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। ये डिस्टेंस डिपेंडेंट है, मतलब अलग अलग डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अलग अलग आएगा।
यहां पर बी आर का मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, अलग अलग डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग आएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो अगर यहां ईटी दिया रहता या बीटी दिया रहता, मतलब ई डिपेंड करता टी पर, मतलब टाइम के साथ वेरी करता, और मैग्नेटिक फील्ड भी टाइम के साथ वेरी करता, लेकिन ये डिस्टेंस के साथ वेरी कर रहा है। इस ई आर और बी आर को देख के कंफ्यूज नहीं होना है। तो आपको ये फॉर्मूला Q इंटू ई आर, यहां पे भी आप आर लगा लो, बी आर कहां पे दिख रहा है बोलो, बी में, तो बी आपका आंसर हो जाएगा लॉरेंज फोर्स का। लॉरेंज फोर्स कुछ नहीं, इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स का वेक्टर सम होता है। ये आपके क्लास नोट्स में ऑलरेडी है। जिन बच्चों ने क्वेश्चन नहीं लिखा हो, आप बाद में भी यहां से लिख सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है? तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया, 4 नंबर क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इतना टाइम नहीं दे सकते इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन में देखिए, ये क्वेश्चन हमारे पास एम्स 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अच्छा, एम्स 2019 लास्ट टाइम हुआ था, उसके बाद एम्स का एग्जाम नहीं हुआ। 2019 में एम्स का पेपर लास्ट हुआ था। पहले नीट, जिपमर और एम्स तीनों अलग अलग हुआ करता था। मतलब अगर आप एक मेडिकल एस्पिरेंट हो तो आपको नीट के लिए अलग से फॉर्म भरना होता था, जिपमर के लिए अलग से फॉर्म भरना होता था, है ना, और एम्स के लिए अलग से फॉर्म भरना पड़ता था। एम्स सर्वोच्च कॉलेज है मेडिकल की दुनिया का। अगर आप एमबीबीएस करना चाहते हो तो बहुत प्रेस्टिजियस कॉलेज है एम्स, है ना। और एम्स के लिए जो त्याग समर्पण चाहिए ना, और फीस इतना कम है, इतना कम फीस है एम्स का। मैंने आप लोग के ग्रुप पर एक बार एक वीडियो सेंड किया था, है ना, जिस पे एम्स के फीस स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। एम्स का फीस स्ट्रक्चर बहुत कम है, बहुत कम है। तो अगर मान लीजिए एक बार मेहनत करके बच्चा एम्स तक पहुंच जाए तो लाइफस्टाइल ही पूरा चेंज हो जाता है। और एम्स के जो फेस्ट होते हैं, मतलब अगर आप मेडिकल कॉलेजेस की बात करो तो एम्स में जितना बच्चा मस्ती करता है, पढ़ाई तो बहुत करना ही पड़ता है, ऑब्वियस सी बात है कि आपको एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने वाली है कॉलेज से जब आप निकलते हैं तब। कोविड के टाइम में आपको याद होगा कि अगर डॉक्टर्स ना होते, एम्स ना होता, तो देश का क्या हाल हुआ होता। आप कह सकते हैं कि पूरे इंडिया का पंपिंग सिस्टम है एम्स। मतलब कोई भी मेडिकल इमरजेंसी होता है तो एम्स सबसे पहले आगे खड़ा हो जाता है। इस कॉलेज में जाने के लिए आपको उस लेवल का मतलब डेडिकेटेड बच्चा होना पड़ेगा, क्योंकि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी लेवल का मिलने वाला है। तो 2019 तक एम्स जो होता था वो अलग से होता था। 2019 में एक सर्कुलेशन आया जिसमें ये डिसीजन लिया गया कि बच्चों से अलग अलग फॉर्म क्यों भरवाएंगे हम। मतलब जिपमर का एग्जाम, नीट का एग्जाम और एम्स का एग्जाम मर्ज कर दिया गया, और तब से अब सारा एग्जाम एक साथ हो रहा है। तो मतलब एम्स का पेपर थोड़ा सा नीट से अच्छे लेवल का हुआ करता था। अब जब जनरलाइज किया गया तो नीट के पेपर को भी थोड़ा सा जनरलाइज किया, कभी ऊपर शिफ्ट कर दिया जाता है, कभी नीचे शिफ्ट कर दिया जाता है। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, लास्ट टाइम का था। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रोटॉन को फेंका गया है कितने वेलोसिटी से, 2i कैप के वेलोसिटी से, एक ऐसे रीजन में जहां पर मैग्नेटिक फील्ड है i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, है ना, माइक्रो टेस्ला में दिया हुआ है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड है 10i कैप माइक्रो वोल्ट पर मीटर। मतलब एक ऐसा रीजन है बच्चों जहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट करता है और मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट करता है। तो यहां कौन सा फोर्स लगेगा, लॉरेंज फोर्स लगेगा, जो कि इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का वेक्टर सम होता है, ठीक है। तो हमको निकालना है नेट फोर्स। ऑप्शन की तरफ जब तुम देखोगे तो सारे ऑप्शंस न्यूमेरिकल वैल्यूज दिए गए हैं, आई जे के रूप में नहीं दिया गया है, डायरेक्शन की कहीं कोई चर्चा ही नहीं की गई है। मतलब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमको नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड बताना है, बस बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देख लेते हैं सबसे पहले कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स की अगर बात करो तो ये Q इंटू ई होता है। तुम्हारे पास चार्ज के नाम पर प्रोटॉन दे दिया है, बोला है कि प्रोटॉन को फेंका गया है। किसको फेंका गया है, प्रोटॉन को। सर प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है सर, इलेक्ट्रॉन के बराबर का पॉजिटिव चार्ज। तो ये हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E इंटू ई, मतलब एक चार्ज हो गया, मतलब प्रोटॉन का चार्ज हो गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है, 10i कैप वोल्ट पर मीटर, है ना, और माइक्रो भी लगा हुआ है, मतलब 10 टू द पावर -6 कर देना है, 10 टू द पावर -6 न्यूटन। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अच्छा आई कैप भी लगा देते हैं, न्यूटन आई कैप भी लगा देते हैं कि ये दिखा दे कि डायरेक्शन किधर होगा। अगर ये प्रोटॉन ना होकर इलेक्ट्रॉन होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम लोग पॉजिटिव चार्ज को रखते हैं तो उस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में रखता है, और निगेटिव चार्ज को रखते हैं तो फोर्स उसके अपोजिट। तो ये जो कि प्रोटॉन है तो इस पर आई कैप में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स भी आई कैप में ही लगता। अगर ये इलेक्ट्रॉन होता तो फोर्स किधर लगता, माइनस आई कैप में। तो वो सब दिमाग लगाना नहीं है हमारे पास। अब हम लोग मैग्नेटिक फोर्स की बात करते हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, Q इंटू वी क्रॉस बी, Q इंटू वी क्रॉस बी, ये हो जाएगा। अब V क्रॉस बी, V हमारे पास दिया हुआ है 2i कैप,
और बी दिया हुआ है आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। या तो आपको ऐसे करके करना आना चाहिए कि 2i कैप का i कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो 0 होगा, 2i कैप का j कैप के साथ करोगे 2i क्रॉस 3j तो 2 3 जा 6 और i क्रॉस j क्या होता है माइनस के, i क्रॉस j k होता है, k होता है, i क्रॉस j माइनस के नहीं होता, तो वो ये हो जाएगा। फिर 2 4 जा 8 और i क्रॉस k माइनस j, जिस तरीके से भी हो ऐसे कर सकते हो। या नहीं अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के कन्वेंशनल तरीके की बात करो तो आपको मालूम होगा कि अगर एक वेक्टर इस तरीके से दिया हुआ है x1 i कैप y1 j कैप प्लस z1 k कैप और दूसरा वेक्टर दिया हुआ है इस तरीके से x2 i कैप y2 j कैप प्लस z2 k कैप, तो a क्रॉस b कैसे निकालते हैं? क्लास 11th में डिटर्मिनेंट मेथड पढ़ाया गया होगा, i j k ऐसे लिख देते हैं, x1 y1 z1 और x2 y2 z2, यही करते हैं ना। तो यहां पर अगर आप वैसे करके भी करोगे तो देखो ना, यहां पे अगर आप ऐसे भी करोगे v क्रॉस b अगर करोगे v क्रॉस b तो v आपके पास क्या है 2i कैप, तो i j k लिख दो, ये करने आता है ना, ये 11th में करा जाता है। तो 2 0 0, वैसे आप डायरेक्ट कर लो, ऐसे 2i कैप को i कैप के साथ करो तो 0 हो जाएगा, i क्रॉस j k होता है तो 2 3 जा 6 6 k कैप लिख दो, है ना। फिर i क्रॉस k माइनस j होता है तो 2 4 जा माइनस, ये हो जाएगा माइनस 8 j कैप प्लस 6 k कैप। आंसर हमारा मुझे आ चुका है कि क्या होगा, इसको जब तुम क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो 2i को पहले i से करोगे तो i क्रॉस i क्या होता है 0, फिर i क्रॉस j करोगे तो i क्रॉस j क्या होता है, i क्रॉस j k होता है, तो 2 3 जा 6 k कैप हो जाएगा और 2 4 जा 8 और i क्रॉस k क्या होता है माइनस j। मेरी बात समझ रहे हो? लेकिन अगर तुमको ऐसे नहीं आता है तो ऐसे करके कर सकते हो, 2 0 0 और ये कितना 1 3 4। डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, पहले वाला को प्लस लेते हैं, i कैप लोगे तो इसके रो कॉलम को ढक दोगे तो 0 4 जा 0 माइनस 3 0, कितना हो जाएगा 0, i इंटू 0 माइनस j कैप करोगे तो इसके रो और कॉलम को ढक दोगे, 2 4 जा 8 1 है ना, तो 8 माइनस 0 और k कैप लोगे है ना, क्या हो जाएगा 2 3 जा 6 6 माइनस 0, वही आया ना जो मैं बोल रहा था। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ गया चार्ज का वैल्यू e रख दो और ये आ जाएगा माइनस 8 j कैप प्लस 6 k कैप। ये चीजें तुमको पहले से आनी चाहिए, 11th की चीजें है, इसको यहाँ पे नोट नहीं करना चाहिए। तो ये हो जाएगा हमारे पास e इंटू माइनस 8 j कैप प्लस 6 k कैप, यही आएगा ना, है ना, न्यूटन, ये आ जाएगा। लेकिन एक चीज और, ये माइक्रो में दिया हुआ था, माइक्रो टेस्ला, तो हम लोग स्टार्टिंग में मैग्नेटिक फील्ड को कन्वर्ट नहीं किए थे टेस्ला में, तो यहाँ पे हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 10 टू द पावर, ये क्यों किए हैं मालूम है ना, क्योंकि वो दिया हुआ था किस में, ये दिया हुआ था माइक्रो यूनिट में, हम इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट किए हैं। अच्छा यहाँ पे भी हम लोग ऐसे थोड़ा सही से लिख देते हैं, यहाँ पे भी हो जाएगा हमारे पास क्या आई कैप न्यूटन। अब दोनों फोर्स को ऐड करो, अब नेट फोर्स निकालने के लिए क्या करोगे, इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स, दोनों को क्या कर लो ऐड कर लो। दोनों को अगर ऐड करोगे तो E इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 यहाँ पर भी है, E इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 यहाँ पर भी है, कॉमन ले लो तो ऊपर में क्या बच जाएगा 10 आई कैप, क्या बच जाएगा 10 आई कैप, और नीचे में क्या बच जाएगा माइनस 8 जे कैप प्लस 6 के कैप, इतना न्यूटन बच जाएगा। इसकी वैल्यू पुट कर दो तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर कितना माइनस 19, ये तो E का वैल्यू हो गया 10 टू द पावर माइनस 6, और ये क्या बच गया 10 आई कैप माइनस 8 जे कैप प्लस 6 के कैप। यहां तक में कोई डाउट है किसी को, समझ में आ रहा है ना, 10 टू द पावर माइनस 6 कहां से आ गया वो समझ में आ रहा है ना, ये आ जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 25 और 10 आई कैप माइनस 8 जे कैप प्लस 6 के कैप। बाबू ये तो आ गया फोर्स वेक्टर के फॉर्म में, आई जे के फॉर्म में। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड निकलेगा, मैग्नीट्यूड ऐसे निकलेगा, ये वैल्यू तो वैसे ही रह जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 25। और अगर कोई वेक्टर एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप होता है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, रूट के अंदर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा रूट के अंदर में 10 का स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है, एक्स आई कैप तो एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ये देखो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 25 इंटू 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 8 इज 64, 36 रूट अंडर 200, 10 रूट 2 आएगा क्या, कैलकुलेट कर लेना, मुझे कैलकुलेशन पे भरोसा नहीं, एक बार चेक कर लेना अपने से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व हो जाएगा, ये हो जाएगा सॉल्व पक्का। इसमें कोई डाउट है किसी को, कोई इशू है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको कर लेना, ठीक है। इसके बाद अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या बोला है जरा देख लो एक बार,
अगला सवाल क्या बोला है, अगला सवाल बोला है कि हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसका मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है 1.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। कितना दिया हुआ है? मैग्नेटिक फील्ड का एक यूनिट और समझ जाओ, वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया हुआ है? 1.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेलोसिटी कितना दिया हुआ है? v, 2 × 10⁻⁻7 पर मीटर पर सेकेंड, बस 7 है, ओके। 2 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद दिया हुआ एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री का, है ना? तो थीटा कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। बहुत सिंपल सवाल है, बोला है कि फोर्स कितना लगेगा प्रोटॉन पर। तो फोर्स, अच्छा चार्ज क्या दे दिया हुआ है? प्रोटॉन दे दिया हुआ है ना? तो फोर्स का मैग्नीट्यूड वाइज फॉर्मूला क्या होता है? क्यू वी बी साइन थीटा, सब कुछ दिया हुआ है। क्यू 1.6 × 10⁻⁻19। वी कितना दिया हुआ है? 2 × 10⁻7। समझ में आ रहा है लास्ट बेंच? कोई दिक्कत? अब देखो बी कितना दिया हुआ है? 1.5, और साइन 30 कितना होता है? तो 2 से 2 कट गया, 1.6 × 1.5, और ये 10⁻⁻12, 1.6 × 1.5 लगभग आता है मेरे हिसाब से 2.4 आता है। तो ये आ गया 2.4 × 10⁻⁻12, यानी ए हो जाएगा। समझ में आया ना? तो यहां पर सब कुछ दिया ही हुआ था, सब कुछ गिवन था। मेरी बात समझ रहे हो? आराम से सॉल्व कर सकते थे हम लोग। अब एक अगले क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड पर राइट हैंड थंब रूल लगा देना, वी क्रॉस बी करना, वी क्रॉस बी करना, तुम्हारा थंब जो होगा फोर्स के डायरेक्शन को दिखाएगा। ये मैं एज ए होमवर्क छोड़ रहा हूं, ठीक है? अब अगले सवाल पे आओ। अगला सवाल क्या बोल रहा है? अगला सवाल में बोला है कि हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है। लिसन टू मी, बताओ चार्ज पार्टिकल का चार्ज कितना दिया हुआ है? 10⁻⁻12 कूलम। और वेलोसिटी कितना दिया हुआ है? बोला है कि चार्ज पार्टिकल x के डायरेक्शन में मूव कर रहा है 10⁵ मीटर पर सेकंड से, और इस पर फोर्स लग रहा है 10⁻⁻10 न्यूटन का y डायरेक्शन में। पार्टिकल मूव कर रहा है x में, फोर्स लग रहा है y में। ऑब्वियस सा बात है, अगर राइट हैंड थंब रूल यूज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ होना चाहिए? देखो ना, z क्रॉस x, तभी ना ऊपर जाएगा फोर्स। तो मतलब ऑब्वियस सा बात है कि अगर ये v क्रॉस b कर रहा हो, v क्रॉस b, तो v क्रॉस b अगर करोगे तो या तो +z या -z। हमारा मैग्नेटिक फील्ड किस में जाना पड़ेगा? तीनों आपस में परपेंडिकुलर होता है। मैग्नेटिक फोर्स के बराबर क्या होता है? q × v क्रॉस b। दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो दोनों पर क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो f जो है v और b दोनों पर परपेंडिकुलर होगा, या उल्टा कह लो f v और b दोनों पर परपेंडिकुलर होगा। f y में है ना? तो इसके अकॉर्डिंग ये z डायरेक्शन तो आएगा ही, लेकिन z डायरेक्शन तो सब में दिया हुआ है, तो उससे हम लोग जज कर नहीं सकते, तो निकालना ही पड़ेगा वैल्यू। तो हम लोग जानते हैं इसमें मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है। तो ये तो साफ साफ बात है कि मोशन और फोर्स, मोशन और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर, मतलब भी यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा किसके? बी के। जेड डायरेक्शन में होना ही पड़ेगा। तो थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो इस केस में फोर्स कितना लगेगा हमारे बॉडी पर? क्यू वी बी लगेगा ना, फोर्स क्यू वी बी लग जाएगा। तो यहाँ से बी बराबर क्या हो जाएगा? एफ बट्टा क्यू वी। एफ दिया हुआ है कितना? 10⁻⁻10। चार्ज कितना दिया हुआ है? 10⁻⁻12, है ना? और वेलोसिटी कितना दिया हुआ है? 10⁻। मेरे ख्याल से कर लोगे तुम लोग, हो जाएगा ना? कर क्या लोगे? कर दिए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। अगले क्वेश्चन में बोला है एक इलेक्ट्रॉन हॉरिजॉन्टली ट्रेवल कर रहा है, बोर्ड पर देखो, बोर्ड पर देखो, हॉरिजॉन्टली ट्रेवल कर रहा है टुवर्ड्स ईस्ट। यहाँ पे सही से नहीं आया हुआ है, टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट के डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। ए मैग्नेटिक फील्ड इज इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। देखो मेरी बात सुनो, डायरेक्शन का कॉन्वेंस ऐसे लेते हो ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। नॉर्थ ऊपर नहीं है और साउथ नीचे नहीं है। जब हिंदी फिल्मों में पुलिस कहती है बरखुरदार, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, तो ऊपर से और ही घेरती है। अगर ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो ये नॉर्थ है और ये क्या है? मेरी बात समझ रहे हो? यहां पे हमको बोला है कि इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी है किधर की तरफ? ईस्ट के तरफ। ये वेलोसिटी है ईस्ट के तरफ, मतलब इधर की तरफ है, ईस्ट के तरफ। और मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ है? वर्टिकली डाउनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ है? वर्टिकली डाउनवर्ड, नीचे की तरफ। तो ईस्ट ईस्ट की तरफ करो, वी की तरफ हाथ को करो। यहां पे निकालना है क्या? मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन। तो पहले हाथ को किसी तरफ करोगे? वी क्रॉस बी ना, तो वी की तरफ हाथ करते हैं और बी की तरफ कर्ल करते हैं, जैसे कि उस बच्चे ने बोला था, वी की तरफ हाथ करते हैं, बी की तरफ कर्ल करते हैं। तो थंब किधर जाएगा? अंदर की तरफ। और अंदर हम लोग किसको दिखाते हैं?
हमारे पास मजबूरी है कि बोर्ड 2D है, लेकिन अगर हम लोग एग्जैक्टली दिखाएं तो इस तरीके से दिखाएंगे। ये मान लो हमारा ईस्ट है, ये वेस्ट, तो ये नॉर्थ और ये क्या, तो ईस्ट, ईस्ट क्रॉस डाउनवर्ड, मतलब वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी, तो अंदर जाएगा, अंदर क्या है नॉर्थ, तो क्या हो जाएगा इसका, नॉर्थ हो जाएगा। समझ में आ गया? चलो अगला देखो, अगला क्या बोला है, अगले क्वेश्चन में बोला है एक स्ट्रेट वायर है हमारे पास। कैसा वायर है, बोर्ड पर देख लो, टेंशन में मत आओ, लास्ट क्वेश्चन है बस। एक स्ट्रेट वायर है हमारे पास, ये जो स्ट्रेट वायर है ये बीच हवा में लटका हुआ है, बीच हवा में लटका हुआ है, मिड एयर में लटका हुआ है, बीच हवा में। ये जो बीच हवा में लटका हुआ है, इस वायर में आई करंट मान लो फ्लो कर रहा है। कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट मान लो फ्लो कर रहा है, और हवा में लटका हुआ है क्योंकि इसको ग्रेविटी, अब ग्रेविटी किधर खींचेगी इसको, नीचे की तरफ, mg के फोर्स से। लेकिन बोला है कि कोई मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, इस दिशा में कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। जो मैग्नेटिक फील्ड, इट इज हेल्ड इन मिड एयर बाय ए यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। करंट का डायरेक्शन हमको जस्टिफाई नहीं किया हुआ है, तो हम अपने मन से नहीं लेते हैं, ठीक है। करंट का डायरेक्शन जस्टिफाई हमको यहाँ पे नहीं किया हुआ है, हमको नहीं बोला है कि करंट किधर की तरफ फ्लो कर रहा है, बस बोल दिया है कि ये कैसा वायर है, इस पर मैग्नेटिक फोर्स अगर लग रहा है तो ये कैसा वायर है, बोलो। मैग्नेटिक फोर्स अगर लग रहा है तो ये कैसा वायर है, करंट कैरिंग वायर है ना। नहीं समझ रहे मेरी बात? तो बस इसमें हमको बोल दिया है कि इसको बैलेंस करके रखा है मैग्नेटिक फोर्स, तो नीचे लग जाएगा mg, है ना। और मैग्नेटिक फोर्स को पक्का किधर लगना पड़ेगा, ऊपर की तरफ, है ना। ये तो हमारा हो गया ग्रेविटी का फोर्स mg, और मैग्नेटिक फोर्स किधर लगना पड़ेगा, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स इसको बैलेंस किया होगा तो अपने मैक्सिमम फोर्स से ही किया होगा। किसी करंट कैरिंग कंडक्टर जिससे आई करंट फ्लो कर रहा है और जिसका लेंथ L है, अगर मान लो उसको B मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो, मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कितना का है, B का, समझ रहे हो मेरी बात? तो उस केस में इस कंडक्टर पर, एक्चुअली ये कंडक्टर कैसे रखा होगा मालूम है, ये कंडक्टर ऐसे रखा हुआ होगा, मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, तो उसके अकॉर्डिंग फोर्स ऊपर लग रहा होगा। तो अगर फोर्स ऊपर लग रहा है तो मैक्सिमम, चूंकि परपेंडिकुलर है दोनों आपस में, मैग्नेटिक फील्ड और करंट का डायरेक्शन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। हम बोर्ड पे वैसा डायग्राम नहीं बना सकते हैं, तो फोर्स मैक्सिमम लग रहा होगा, तभी इसको बैलेंस करके रखा हुआ है। अब फोर्स जो इसको बैलेंस किया है, तो जब कोई बॉडी ना ऊपर गिर रहा है, ना ऊपर जा रहा है, ना नीचे गिर रहा है, ये हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसको ग्रेविटी नीचे खींच रही है mg से, और इस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है जो बैलेंस किया हुआ है इसके वेट को। तो मैग्नेटिक फोर्स अगर वेट को बैलेंस किया तो पक्का वो किधर लग रहा होगा, ऊपर की ओर लग रहा होगा। तो अगर ये बैलेंस करके रखा हुआ है, इसका मतलब ऊपर लगने वाला फोर्स ILB और नीचे लगने वाला फोर्स mg क्या होगा, बराबर। तो यहां से b बराबर में क्या हो जाएगा, mg बाई IL। सारा वैल्यू दिया हुआ है, m का वैल्यू दिया हुआ है 200 ग्राम, है ना, यानी 200 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेना, g का वैल्यू 9.8 ले लेना, करंट दिया हुआ है, हाँ, करंट भी दिया हुआ है 2 एम्पियर, दो लेंथ दिया हुआ 1.5 मीटर, सब कुछ तुम्हारे सामने है। m का वैल्यू, g का वैल्यू, i का वैल्यू, l का वैल्यू कैलकुलेट कर लेना, जो भी आंसर आएगा टिक कर लेना, हो जाएगा। चलो लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बोल रहा है एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है एक मैग्नेटिक फील्ड में। ए चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इनसाइड ए मैग्नेटिक फील्ड। कोई भी चार्ज पार्टिकल है हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है देन मैग्नीट्यूड्स ऑफ इट्स वेलोसिटी कीप ऑन चेंजिंग, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल रिमेन कांस्टेंट। देखो इसके लिए एक फिजिक्स का कोर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए जो कि क्लास 11th के मैकेनिक्स में पढ़ाया जाता है। एक चीज समझ जाओ, मैग्नेटिक फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। मैग्नेटिक फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q इंटू वी क्रॉस बी। अगर क्लास 11 का कुछ भी चीज याद हो तो क्लास 11th में पढ़ाया जाता है, अगर P क्रॉस Q R वेक्टर के बराबर है, अगर P क्रॉस Q R वेक्टर के बराबर है, तो यहां R परपेंडिकुलर होगा किसके, P के, और R परपेंडिकुलर होगा किसके, Q के। मेरी बात समझ रहे हो? मतलब क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ देम। तो यहां पर जो फोर्स होगा मैग्नेटिक फोर्स, ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा परपेंडिकुलर। और जब किसी भी बॉडी का वेलोसिटी, मान लो बॉडी का वेलोसिटी भी इधर की तरफ है और मान लो कि फोर्स परपेंडिकुलर है उस पर, तो यहां पर जो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट होगा वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। तो ये इस तरह के ट्रेजेक्टरी में, इस तरह के मोशन में एक्सेलरेशन का काम होता है, इसका ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी स्पीड चेंज करे ना करे, डायरेक्शन पक्का चेंज करता है, जैसा कि सर्कुलर मोशन में होता है।
ये मान लो कि कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो सर्कुलर मोशन में तुम लोग को याद होगा कि सेंटर की ओर एक फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, और बॉडी का वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर होता है। तो इस फोर्स का बस इतना काम होता है कि हर जगह पर बॉडी के डायरेक्शन को क्या करे, मोशन के डायरेक्शन को चेंज करे। ये स्पीड बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। तुमको याद होगा सर्कुलर मोशन में अगर टेंजेंशियल फोर्स है तो स्पीड बढ़ेगा या घटेगा, मतलब टेंजेंशियल फोर्स वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करवाने के लिए जिम्मेदार होता है, और सेंट्रीपिटल फोर्स वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करवाने के लिए जिम्मेदार होता है। तो एक चीज याद रखना कि अगर किसी बॉडी पर कोई फोर्स परपेंडिकुलरली लग रहा है तो उसमें उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, उसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा एक्सेलरेशन का, इसकी जिम्मेदारी होगी हर पॉइंट पर मोशन के डायरेक्शन को क्या करना, चेंज करना। तो जब किसी चार्ज पार्टिकल को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में फेंकते हैं तो उस पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, जिसका कारण क्या होगा कि हर पॉइंट पर उसके वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, चेंज होगा। ये याद रहेगा, बोलो। इसका मतलब क्या हुआ, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस एट एवरी इंस्टेंट, इसका हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। तो हम लोगों ने एनसीईआरटी एक्सप्लोरर जो हमारी बुक है उससे 1 से लेकर के 11 नंबर तक जो पहले टॉपिक का क्वेश्चन है उसको डिस्कस किया। आप सब लोग अपने नोट्स कॉपी में, जो आपका फेयर नोटबुक है जिसमें आप लोग क्लास थ्योरी लिखते हैं, 11 का 11 क्वेश्चन लिख के उसका सॉल्यूशन करके लाएंगे। सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, क्वेश्चन का लॉजिक लिख के आइएगा नीचे में, ठीक है। कल संडे है लेकिन कल आपकी क्लास खुली हुई है। कल आपके पास ऑप्शन है, 3 टाइमिंग दिया हुआ है आपको, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11। इस तीनों में से किसी भी टाइम में आप आ सकते हैं, क्योंकि आगे 15 अगस्त की छुट्टी होने वाली है, इंडिपेंडेंस डे की छुट्टी होगी, इसलिए उस छुट्टी को मैनेज करने के लिए हम लोग कल क्लास करवा रहे हैं, ठीक है। तो कल आप तीनों में से किसी भी एक टाइम में आकर के क्लास कर सकते हो, मेरी बात समझ रहे हो, ठीक है। कल के क्लास को मिस नहीं करिएगा। कल की क्लास में हम लोग यही सब कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि चार्ज पार्टिकल को अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में फेंक दिया जाए तो उसके लिए उसका मोशन किस तरीके से होगा। लेकिन कल के क्लास का एंट्री लेने का क्या मापदंड होगा मालूम है ना, ये 11 का 11 क्वेश्चन आपके फेयर नोट्स बुक में लिखा रहना चाहिए, चेक किया जाएगा तभी आपको पढ़ाया जाएगा, नहीं तो जिस रास्ते से आप आए हैं उसी रास्ते से आपको घर भेज दिया जाएगा। इन क्वेश्चन में से किसी क्वेश्चन में किसी को डाउट है, कोई डाउट है किसी को? तो आज के लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। थैंक यू।